हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पांडा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2024 822 HX का सेट नंबर थ्री जो कि 2024 का मॉडल पे 2024 में हुए, जो आपके पास पाँच या छः सेट जो हैं उसमें से आपका सेट नंबर थ्री है। आप जान रहे हैं कि जो अनसॉल्व का एक सीरीज चल रहा है इस चैनल पर, अनसॉल्व पेपर यानी कि मैथमेटिक्स के अनसॉल्व को हम पूरी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। और ये भी गारंटी है कि आपका अपने पूरा अगर अनसॉल्व पेपर और हमारे द्वारा दिए गए मॉडल पेपर को अच्छे से प्रिपेयर किया, हमारे द्वारा समझाए गए सभी बातों को आपने अच्छे से लिया, तो आप 95 प्लस स्कोर करोगे। इस बात की पूरी श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट योर वीडियोस। ओके, खंड आ की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। खंड आ है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है कि यदि 26 और 156 का लासा एलसीएम कितना है, 156 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि मासा का डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, मासा इक्वल टू होता है, मासा इक्वल टू होता है पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या और अपॉन में लासा, अपॉन में क्या, लासा। तो पहली संख्या कितनी है भैया, पहली संख्या है कितना, 26 है, कितना है 26 इंटू दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है 156, 156 अपॉन एलसीएम कितना है 100 में 56, 156। क्लियर हो रहा है। तो क्या 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल 26। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 26 होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सह अभाज्य क्या होता है, ऐसे संख्याएं जिनके बीच का जो एचसीएफ है वो कितना है, एक हो। तो 14 और 35 का एचसीएफ अगर देखें तो 7 आएगा। ठीक है, 18 और 25 का एचसीएफ अगर आप देखेंगे, 18 और 25 का जब आप एचसीएफ देखेंगे, यहाँ देखिए 31 और 93 का एचसीएफ तो 31 ही आएगा। 32 और 62 का एचसीएफ आप देखिए इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका भी एक एचसीएफ नहीं होगा, इसका भी एक एचसीएफ नहीं होगा, इसका भी एक एचसीएफ नहीं होगा। तो बचा कौन, 18 और 25, इसी का एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। और ऐसे दो संख्याएं जिनका एचसीएफ जो है वो 1 हो जाओ तो उसे हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ कि 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी बताइए। तो आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला ही पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति में, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस -12 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ देखें तो रूट के अंदर ये तो 0 की कोई वैल्यू मतलब ही नहीं है। 5 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 12, इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। 12 और 5 क्या होगा, 17, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। और 17 के स्क्वायर को रूट के बाहर निकालेंगे तो केवल क्या आएगा, 17 आएगा। केवल क्या आएगा, 17। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा हुआ है 4 में क्या है, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। क्लियर हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको 35, 56 और 91 का एलसीएम निकाल देना चाहिए। 35, 56 और 91 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो सबसे आसान मुझे 7 से डिवाइड में, 7 से डिवाइड, 7 पचे 35, 7 अच्छे 56 और 13 सते 91। क्लियर हो रहा है। अब ये 2 से कटना है, 2 से क्या, इसको 8 से ही काट डालिए। ठीक है, और फिर 5 से और फिर 13 से सबका गुणा करिए। 13 पचे 65, 65 गुणे 56, 65 गुणे 8 सते 56। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 5 छक 30, 6 पंचे 30 के शून्य हासिल आया 3, 6 पंचे 30 के शून्य हासिल आया 3, 6 छक 36, 36 और 3 39 और 5 पचे 25, 5 छक 30, 30 और 2 32।
ऐड कीजिएगा तो 0 9 5 14 3 2 5 और 1 6 3, तो 36 40 आया। 36 कितना आया? 36 40 आया इसका एलसीएम। और जो रिमाइंडर आपको दिख रहा है तो 36 40 आपका क्या आया? एलसीएम आया। और उसमें आपको क्या ऐड कर देना है? रिमाइंडर को ऐड कर देना है। तो 36 40 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 47। और ये आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, सी में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आपको करना क्या, सिंपली इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड कर लेना है और बाद में आपका ये रिमाइंडर ऐड कर देना है और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो ऐसा करने पर आपको कौन सा ऑप्शन मिला? 3647, ऑप्शन नंबर सी मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ 5 नंबर क्वेश्चन कि 8 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? 8 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल। ठीक है, तो 8 का प्रथम गुणज क्या होगा? 8 कन्ने में 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक के 32, है ना। 15 गुणज चाहिए। कितने चाहिए? 15 गुणज। अच्छा, इसका मैंने डायरेक्ट फार्मूला भी आपके लिए बताया है कि के प्रथम n गुणजों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? के, माफ कीजिएगा, के प्रथम n गुणजों का योगफल होता है के n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। तो के कितना है? 8 का गुणज है। 8 के प्रथम 15 गुणज है तो 8 का गुणज है, तो 8 इंटू कितने गुणज हैं? 15 गुणज। तो लिख देंगे n की जगह पर 15 और n प्लस 1 यानी कि 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 16 और अपॉन में कितना होगा? 2। तो 2 अट्ठे 16, है ना। अब कितना आ रहा है? 15 अट्ठे 120, तो 8 गुणे 120 आ गया और 12 अट्ठे 96 कितना आया? 960 आया। कितना आया? 960 आया। यानी के प्रथम n गुणजों के योगफल का फार्मूला क्या होता है? के ब्रैकेट में n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इस पर आप रख करके इस वैल्यू को के की जगह पर क्या है? 8 और n की जगह पर क्या है? 2 रख करके सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 960। और ये आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 6 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो मूल होता है वो दरअसल कुछ नहीं होता है, x की वैल्यू होता है। क्या होता है? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -2। अब जहाँ x है वहाँ -2 रखिए, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे -2 और माइनस में क्या लिखा हुआ है? p, और ये इक्वल किसके होगा? 0 के होगा। क्लियर हो रहा है? तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस इंटू माइनस, -2 2 जार 4 और माइनस में p इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 क्या होगा? 0। तो 0 माइनस p भी 0 ही होता है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 0 आएगी। क्या आएगी? 0। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ए नंबर सही हो रहा है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक हैं। अगर x अक्ष पर स्थित है तो y बराबर क्या होगा? 0 होगा। खुद ही कह रहा कि x अक्ष पर स्थित है, और अगर x अक्ष पर स्थित है तो y बराबर क्या होगा? 0। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है? अब आपको ऑप्शन नंबर ए और डी में चेक करना है। ठीक है, तो कह रहा एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है? आपको इन दोनों को अगर समदूरस्थ हो, क्या हो? समदूरस्थ हो, तो पी एक्स, वाई का जो निर्देशांक होता है वो होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यही होता है। तो x1 कितना है? 5 और -3, 5 -3 क्या हो जाएगा? 2 और 2/2 क्या होगा? 1, कॉमा y1 माइनस y2 तो -2 और +2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो -1 का 1 कामा क्या हो जाएगा? 0। 1 कामा क्या होगा? 0 और 1 कामा 0 आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी नंबर दिख रहा है। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये आपका क्या होता है? मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। मध्य बिंदु का मतलब होता है जब एक ही बिंदु से दूरियां समान होती हैं तो उसे हम मध्य बिंदु कहते हैं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8। लिखा हुआ है कि समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? विभक्तर निकालना होता है। ठीक है, और अगर आपने इसको अगर तुलना करा दिया ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से इस समीकरण को तो अगर कंपेयर कराया तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, वी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस में 5 आ रही है और सी की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। क्लियर हो रहा है। तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर भी क्या होता है 25 होता है। -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भैया 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 4 है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है। तो आप कहेंगे 25 माइनस 4 दूना 8, 8 चौके 32, तो -32 प्लस 25 -7 आएगा। यानी कि आपने यहाँ देखा जो डी है वो 0 से क्या है छोटा है। माइनस की वैल्यू 0 से छोटी ही तो होती है, यानी कि जो डी विविधकर डी है वो 0 से छोटा है। और अगर विविधकर डी 0 से छोटा होता है तो मान काल्पनिक होता है और असमान होता है। काल्पनिक होता है, असमान होता है। तो यहाँ आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर दिख रहा कि काल्पनिक ब्रैकेट में है वास्तविक नहीं। मान कैसा होगा काल्पनिक होगा, वो वास्तविक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर हो रहा। अगला देख रहे हैं, दूसरा लिखा हुआ है देखिए 9 नंबर की दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। समरूप कब होंगे, यदि इनके संगत कोण बराबर हों, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, ए और बी दोनों। ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा ए और बी दोनों। ये तो डायरेक्ट आपके सामने क्या नाम है इस पर तो आपको प्रमेय ही लिखा हुआ है कि दो त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण और इनकी संगत भुजाएं दोनों क्या हों समान हो। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, देखिएगा लिखा हुआ क्वेश्चन कि चित्र में त्रिभुज ओडीसी सर्वांगसम है ना क्या समरूप है। यदि किसके त्रिभुज ओ बी ए के, यदि एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी का मान होगा। आपसे ओ ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। आप इतना ज़्यादा वैल्यू इस पर दिमाग ही मत लगाओ, आप केवल फिगर देखो। आपको लग रहा है कि ये एक लाइन बन रहा है और यहाँ पर एक एंगल 125 बन रहा है, ऐसे है ये एंगल 125 बन रहा है। अगर ये 125 बन रहा है तो ये कितना बनेगा, आप कहोगे 55 डिग्री बनेगा, क्योंकि 125 प्लस 55 क्या होता है 180। तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन पर कितना होता है 180 डिग्री बनता है, जिस पर 125 पहले ही बन चुका है। तो ये वाला एंगल कितना डिग्री बचा हुआ है, आप कहोगे ये वाला एंगल जो बचेगा, ये वाला एंगल जो बचेगा आपका वो कितना होगा, माफ कीजिएगा वो कितना होगा 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा 55 डिग्री आएगा। कितना आएगा 55 डिग्री आएगा। क्लियर हो रहा है। तो अगर ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री, तभी दोनों का सम 180 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिख रहा है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो जहाँ थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर हो सकता है और 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से कम और 90 से कम ही होना चाहिए। तो थीटा का मान क्या होगा, तो आप वैसे ही देख लो साइन 45 डिग्री का मान भी 1/2 होता है और कॉस 45 अंश का मान भी क्या होता है 1/2 होता है। तो आपका कौन सा डिग्री दिख रहा है, बी नंबर दिख रहा है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया। फिर देखते हैं साइन 15 और बटे कॉस 75। आप जानते हैं कि साइन 15 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 75 डिग्री। साइन 15 की जगह पे 90 माइनस 75 लिख सकता हूँ। अपॉन में क्या लिखा है कॉस 75, कॉस 75। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 75 और अपॉन में कॉस 75। ठीक है। तो 75 से 75 कॉस 75 से कॉस 75 कैंसिल हो गया तो कितना आया 1 आया। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। लिखा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा का मान होगा। ठीक है। तो यहीं से आप देख लो पहले साइन थीटा
इस माइनस कॉस थीटा को इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। तो क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो रहा है, और साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में कब सेम होते हैं, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री हो। क्योंकि साइन 45 डिग्री की भी वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस 45 अंश की मान भी क्या होती है 1/√2, यानी कि 45 डिग्री पर ये भी इक्वल और ये भी इक्वल हो जाते हैं। तो जहाँ थीटा वहाँ 45 डिग्री रख दीजिए। तो साइन के पावर 4 थीटा, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/√2, तो 1/√2 और इसके पावर कितना है 4 है, तो यहाँ क्या रख दीजिए 4, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, और इसके पावर लिखा है 4, तो इसके पावर क्या लगा दीजिए 4। तो 1 के पावर 4 1 ही होता है, √2 के पावर 4, तो √2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स होगा, तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 2 जार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी अपॉन में क्या होगा 4, और प्लस ऐसे ये भी 1/4 हो जाएगा। ऐड कीजिएगा उनको तो 1 और 1 कितना होगा 2/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो कितना आएगा आंसर 1/2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखता हूँ मैं। नेक्स्ट है आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन कि सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। तो सेक ए को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1/cos ए, 1/cos ए, प्लस टेन ए को लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर हो रहा है। एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप देखो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या मैं इसको एक साथ ले सकता हूँ कॉस ए को, आप बोलोगे हाँ, और ये 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में बचेगा और 1 माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कटा तो यहाँ कितना आया कॉस ए आया, क्या आया कॉस ए। तो कॉस ए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। अवनमन कोणों की माप होगी किस बिंदु से देखने पर, ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों, ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। तो वही होगी, ए से देखिएगा तो यहाँ से अवनमन कोण आपको क्या दिखेगा, जो कोण ये वही कोण ये है कि नहीं है। तो यहाँ कोण क्या दिखेगा आपको 45 डिग्री दिखेगा। क्लियर हो रहा है। और ये कोण 60 दिख रहा है, तो इसके ये इधर भी क्या रहा होगा, अगर ये 60 है, ये कितना है 60 है, तो ये कोण कितना बचा होगा 30 बचा होगा। तो ये 45 कितना, ये 45 था, सही है, ये पूरा 45 है, तो ये भी कितना होगा 45, तो कहेंगे आप 30 और 45, तो 45 और 30 आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। भाई ये 45 तो ये भी कितना 45, ये 60, ये कितना है 60, तो इस पूरे पर ऐसे बनता हो नमन, तो ये 60 है तो ये कितना बनेगा 30, तभी तो पूरा 90 होगा, तो ये 45 होगा, ये कितना होगा 30 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी और tan ए बराबर 1/√3 है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं लिखा हुआ त्रिभुज ए बी सी में कोण सी क्या है, कोण सी का कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा है। कोण सी देख लेते हैं, ऐसे बना लीजिए। त्रिभुज में एक त्रिभुज है, इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको क्या नाम दीजिए सी नाम दीजिए। ठीक है, सी को मान लीजिए 90 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 90, तो ये 90 है, तो tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो आप कहेंगे tan ए बराबर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 30, तो ये कितनी है 30 डिग्री है, तो ये 90 ये 30, तो ये कितना बचा 90 30 120, 120 में क्या बचेगा 60 डिग्री, कितना बचेगा 60 डिग्री। अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस बी का,
साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 60 और बी की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू 30 और 60 की बी की वैल्यू 60, तो 60 प्लस 30 कितना होगा 90 और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखा जाए तो लिखा हुआ है इसमें कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 डिग्री। कैसे होगा? आप जानते हैं कि n पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 होता है। ठीक है, और ये कितना कह रहा है? एक मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो जहाँ एक मिनट की सुई होगा तो एक मिनट में कितना डिग्री घूमता है वो पूरा? अगर एक मिनट में देखा जाए तो कितना डिग्री घूमता है? तो एक मिनट में अगर देखा जाए, एक मिनट में मिनट की सुई, एक मिनट में मिनट की सुई कितना घूमती है भैया? एक मिनट में मिनट की सुई, एक मिनट में मिनट की सुई। अच्छा, मिनट की सुई जो होती है वो पूरे 12 क्या नाम है, कितने 60 मिनट में मिनट की जो सुई जो होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। एक मिनट में कितना घूमेगी? 6 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी? 6 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ही मिनट तो घुमाना, तो यहाँ 6 बना दीजिए और भाग देंगे तो 6 छौक 36, 6 शून्य में शून्य, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन में 60 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? आगे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? ठोस अर्धगोले का। ठोस अर्धगोले का, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यही होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू जो भी रख दिया जाए पाई ही रखिए, आर स्क्वायर यानी कि 1/2 का व्यास है ना, 1/2 व्यास है। तो त्रिज्या क्या होगा? व्यास का आधा होता है, तो 1/2 है, इसका भी आधा करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 एक 3 पाई बटे 4 चौके 16। ठीक है, तो 3 पाई बटे 16 कहाँ है आपको दिख रहा है? आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो वही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ा रहे हैं बात को। कह रहा है यदि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 दिए हों तो बंटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा? तो बहुलक बराबर होता क्या है? फॉर्मूला ही, इस पे तो डायरेक्ट फार्मूला ही बहुलक का तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर, माफ कीजिएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, तो 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका कितना दिया हो? माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं। तो माध्यिका कितना दिया हुआ है? 25.8। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो 2 इंटू माध्य कितना दिया हुआ है? 26.1। क्लियर हो रहा है? तो ये कहेंगे 3 अच्छे 24 और 25 तियाँ 75, 75 और 2 कितना होगा? 77। तो 77 पॉइंट क्या आएगा? 4 आएगा, माइनस 2 एक कम 2, 26 दूना 52, 52.2 आएगा। घटाइएगा तो 4 माइनस 2, 2.7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, तो 25.2 आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का जो तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो माध्य, माध्यक और बहुलक होता है। तो माध्य है, माध्यक है, बारंबारता बिल्कुल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति की क्या होती हैं? माप होती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये खंड आ कंप्लीट होता है। आशा कि आपको ये पूरा खंड आ कंप्लीट समझ में आया है। अब हम लोग बढ़ते हैं खंड बा की तरफ और वो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप खंड आ को अच्छे से रिवाइज करिए क्योंकि ये आपको 20 मार्क्स दिला के जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।